हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी हैं। और अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ने को बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और हम सिर्फ सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की एनसीईआरटी बुक शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लास 6 की है और इसका नाम है क्लास 6 की एनसीईआरटी की एसएस की बुक का। ये एनसीईआरटी जो सामाजिक अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें पहले हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री की जो बुक है उसका जो पहला भाग है मतलब क्लास 6, उसका नाम है हमारे अतीत और उसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम यह पढ़ते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले ना सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन सी होती है? जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना उनकी ना सहायक नदियाँ होती हैं। मतलब कुछ जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो जाकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो जो छोटी नदियाँ होती है वो बड़ी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ बताया है कि जो गंगा है या उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा है और उसकी सहायक नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं और समुद्र तटवर्ती इलाके और जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं उनमें नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे हम जानते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो गंगा का दक्षिण है उसमें दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र था पुराने समय में मगध के नाम से जाना जाता था और जो प्राचीन समय में मगध था वो आज के टाइम का बिहार है। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी काम की तलाश के लिए तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तो कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ बताया है कि यात्राएं भी होती थी एक जगह से दूसरे जगह तक और वो इसलिए होती थी कभी कभी काम की तलाश, कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी विजय हासिल करने के लिए। ठीक है, जो यात्राएं थी वो जोखिम भरी होती थी पर उनके लिए असंभव नहीं थी। ठीक है, सभी काफिले में कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको लग रही है कितनी इंपॉर्टेंट है पर ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कहा है कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। काम की तलाश होती थी, प्राकृतिक आपदाएं या फिर विजय हासिल करने के लिए। ठीक है, सेनाएं जाती थी और जब वो अपने साथ वो जाती थी तो वो रास्ता ना इतना आसान नहीं था, जोखिम भरा था, पर वो फिर भी असंभव नहीं था उनके लिए। और कभी वो काफिले में जाते थे तो कभी जहाज़ों में और अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर जाते थे। इसी वजह से ना कहीं और की चीज़ें हमारे यहाँ मिलती है, इन चीज़ों से पता चलता है कि व्यापार होता था या यहाँ से वहाँ तक यात्राएं की जाती थी। अब आगे हम पढ़ते हैं इंडिया शब्द के बारे में। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए, जो इंडिया मतलब हमारे देश का नाम है इंडिया, वो शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और सिंधु क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है, एक जिसे हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सिंधु नदी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस व इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ हमारे भारत देश के नाम की बात हो रही है। इंडिया शब्द निकला इंडस से जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी आए थे उन्होंने सिंधु को इंदोस या फिर हिंदोस बोला और इस नदी के पूर्व में जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश थी उसको इंडिया कहा। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिली है। तो भारत नाम का प्रयोग जो था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया था और इस समूह का उल्लेख जिसे कि भरत कहा गया जिस समूह को, उस समूह का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है उसमें भी मिलता है। ठीक है, आगे हमने पढ़ेंगे कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। जो लिपि हाथ से लिखी गई वो पांडुलिपि है। और इंग्लिश में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द
जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, तो क्या समझे हम पांडुलिपि से? हाथ से लिखी गई लिपि, और इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेन्यू है उसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, हस्तलिखित या हाथ से लिखी हुई। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों या हिमाचल क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो यहाँ बताया गया है कि पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई हैं, या तो ताड़पत्रों पर, या फिर जो हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ होता है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था भोजपत्र, उस पर लिखी मिलती हैं। कुछ पांडुलिपियाँ तो नष्ट कर दी गई, कुछ कीड़ों ने खा ली, कुछ पांडुलिपियाँ बची हुई हैं और मंदिरों व विहारों में उपलब्ध है। इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान के अलावा महाकाव्य, नाटक तथा कविताएं शामिल हैं। तो इनमें क्या क्या है पांडुलिपियों में? कुछ तो नष्ट कर दी, कुछ जल गई थी, मतलब कुछ नष्ट कर दी गई थी, कुछ कीड़ों ने खा ली थी, जो कुछ बची हैं वो मंदिरों और विहारों में हैं। और उसमें राजाओं का कैसा जीवन काल था, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में जो भी उस समय था वो सब इनमें लिखा गया है। इसके अलावा पांडुलिपियों पर महाकाव्य, नाटक और कविताएं भी लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की। जो इसमें भाषा मिली है वो मिली है पांडुलिपियों में संस्कृत, तमिल और प्राकृत, और प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी। अब बात करते हैं पांडुलिपि के बाद अभिलेख की। ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख ऐसे लेख जो किसी खुरदरे, किसी मतलब पत्थर पर या कोई धातु होती थी जो मतलब कठोर होती थी ना, उन पर ना खुदवाए जाते थे। ठीक है, और इन पर लिखा क्या होता था? या तो कोई राजा या शासक होता था, उसने जो युद्ध किया उसकी जो है प्रशंसा लिखी हुई थी, युद्ध की जो विजय है वो लिखी हुई थी। इसके अलावा अगर कभी कभी ना जो राजा या शासक थे उन्हें अपने आदेशों का जो है, जैसे आज के टाइम पर बैनर्स बनवाए जाते हैं, पोस्टर्स, तो उस समय ना ऐसे अभिलेख बनवाए जाते थे जिन पर खुदवा दिए जाते थे आदेश। अब जान लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, पुरातत्वविद क्या है। पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो अतीत में बनी या प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविद कौन होते हैं? कि जो हमारे इतिहास में अतीत में चीज़ें बनी हैं, या फिर जो प्रयोग की गई हैं, या फिर जो हमें मिली हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं। और अतीत में बनी या प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जो थी उनमें मान लो उनमें ये सब होता था, सिक्के होते थे, हड्डियाँ होती थी, मोहरें होती थी, अभिलेख, बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, ये सब होते थे इसमें। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम? इतिहास, अतीत। तो जो अतीत शब्द है वो शीर्षक है, तो हमें इसका मीनिंग भी जानना चाहिए। अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ पर बहुवचन के रूप में किया गया है, क्योंकि अलग अलग समूह के लिए इतिहास या अतीत का अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग मायने रखते हैं। जो शासक हैं अपने जो युद्ध होते हैं या कार्य होते हैं उनका लेखा जोखा रखते थे, पर जो शिल्पकार, पशुपालक, कृषक, मछुआरे, जो ये सब होते थे या शिकारी होते थे, वो सब अपने अतीत का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और अब आप जैसे कि ये होती है AD होती है, BC होती है, इन सब में कंफ्यूज हो गए कि ये क्या होती हैं। जैसे कह देते हैं ना कि 2000 ईसा पूर्व, 19वीं सदी, 1971, ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, पीछे BC या AD लगता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो ईसा मसीह थे, ठीक है, उनके जन्म से पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। मतलब ईसा मसीह से पहले क्या होगी? ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व मतलब BC, ईसा पूर्व ये लिखा हुआ, और BC का मतलब ये रहा बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, BCE। और जो ये होता है ईस्वी या फिर होता है AD, वो होता है एनो डोमिनी। ठीक है, और इसके अलावा जो चैप्टर 1 में है क्लास 6 के अतीत में, हिस्ट्री में, वो है ये वर्ड रोसेटा। अब देखिए रोसेटा क्या है। रोसेटा ने कस्बा है, और ये कस्बा मिस्र के उत्तरी तट पर है। और ये इसका जिक्र यहाँ क्यों किया गया या फिर हमें इसे क्यों पढ़ना है, वो इसलिए कि यहाँ से ना एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है।
ठीक है, मतलब एक अभिलेख मिला है जिस पर एक ही लेख लिखा हुआ है, वो भी 3 भाषाओं या लिपियों में। और वो 3 भाषा थी, एक तो यूनानी में और 2 मिस्री लिपि में लिखी हुई थी। तो जो चैप्टर 1 है क्लास 6 का, उसमें बस इतना ही था। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे। और आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।